जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर मत रहना गैरों पर, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े होते हैं अपने पैरों पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल निस क्लासेज में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विलियन का शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। इस सेशन में हम लोग 35 शॉर्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, विलियन को परिभाषित कीजिए। कितने प्रकार के विभिन्न विलियन संभव है? प्रत्येक प्रकार के विलियन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विलियन को परिभाषित करना है। तो विलियन क्या है, आइए देखते हैं। विलियन दो या दो से अधिक अवयवों का जो समांगी मिश्रण होता है, दो और दो से अधिक अवयवों का जो समांगी मिश्रण होता है वह विलियन कहलाता है। समांगी मिश्रण अर्थात मिश्रण में सभी जगह इसका संघटन व गुण समान होता है। ये 9 प्रकार के होते हैं। पहला है गैसीय विलियन। अब गैस का 4 होगा, दूसरा है द्रव, उसका भी 4 होगा और ठोस का 1 होता है। तो पूरे मिलाकर के हो गए 9। तो आइए देखते हैं। लेकिन याद रखिएगा, विलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक जो समांगी मिश्रणों का जो अवयव होता है, जो अधिक अवयवों का जो समांगी मिश्रण होता है, उसे हम लोग विलियन कहते हैं। और समांगी मिश्रण अर्थात मिश्रण के सभी जगह इसका संगठन व गुण समान होता है। समांगी मतलब समान मिश्रण, यानी जो उसका गुण होता है वो समान होता है, तो वो हम लोग समांगी मिश्रण यानी समांगी मिश्रण कहलाता है। और दो या दो से अधिक अवयवों का जो मिश्रण होता है वो विलियन कहलाता है। और ये 9 प्रकार के होते हैं। आइए उनका उदाहरण से ही देखते हैं। फर्स्ट है गैसीय विलियन, और ये सबसे पहला विलय होगा गैस में, और इसका जो एग्जाम्पल होगा ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। यानी जब गैस विलय है, फर्स्ट इसका प्रकार है विलियन का, उसका जो उदाहरण होगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का दोनों का जो मिश्रण होगा वो विलियन कहलाएगा। तो चलिए, एक एग्जाम्पल हो चुका है और एक प्रकार भी हो चुके हैं विलियन का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द्रव, और थर्ड है और फोर्थ है गैस। तो अब देखते हैं द्रव का जो उदाहरण है क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए, यानी क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए तो विलियन बनेगा। ठोस में हुआ कपूर का नाइट्रोजन गैस के साथ विलियन, और जो गैस है जल में घुली हुई ऑक्सीजन, ये गैस का विलियन हुआ। तो गैसीय विलियन जो है उनके 4 प्रकार हैं, और ये 4 प्रकार देख चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है द्रव। अब द्रव के भी 4 है, द्रव, ठोस, गैस और द्रव, ये 4 है। आइए इनका एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है जल में घुली हुई एथेनॉल, ये भी विलियन है। जल में घुला हुआ ग्लूकोज, ये भी विलियन है। हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलियन। और फोर्थ है पारे का सोडियम के साथ अमलगम, ये हो गए 4। तो 4 और 4 8 देख चुके हैं, और उनका एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। बचा एक, वो देख लेते हैं। ठोस विलियन का होगा एक ठोस जो तांबे का सोने में विलियन होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था विलियन क्या है और कितने प्रकार के विभिन्न विलियन संभव है, और प्रत्येक प्रकार के विलियन संबंध में एक उदाहरण देना था। तो विलियन वह होता है जो दो से अधिक अवयवों का जो समान मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, उसे विलियन कहते हैं। ये 9 प्रकार के होते हैं। गैस, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, ये 9 प्रकार के हुए, और इनका एक एक एग्जाम्पल बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हर एक का एग्जाम्पल एक एक दिया गया है, द्रव विलियन, ठोस विलियन, सबका। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए कि 2 पदार्थों को मिलाकर एक ठोस विलियन बनाया गया। मान लीजिए 2 पदार्थों को मिलाकर एक ठोस विलियन बनाया गया, जिसमें एक के कण बहुत बड़े एवं दूसरे के कण बहुत छोटे हैं। यह ठोस विलियन किस प्रकार के होने की संभावना है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है, मान लीजिए जो 2 पदार्थ है उसको मिला करके एक ठोस विलयन बनाया गया है, जिसमें से एक का कण बहुत बड़ा हुआ और दूसरे का कण बहुत छोटा है। जब ये ठोस विलयन बनेगा तो किस प्रकार का होने की संभावना है? तो आइए इनका आंसर देखते हैं।
ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कणों का आकार छोटा होता है। ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कणों का आकार छोटा होता है। वैसे भी ठोस पदार्थ होता क्या है? एक क्वेश्चन बता रहा है आप लोग को। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, ठोस कठोर क्यों होता है? तो ठोस कठोर क्यों होता है, मतलब ठोस इतना मजबूत क्यों होता है? क्योंकि उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, और जो छोटे छोटे कण होते हैं वो एक दूसरे के एकदम करीब होते हैं। अब जब एक दूसरे के करीब होंगे तो वो ज़्यादा मजबूत होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बचपन में एक कहानी सुने होंगे, एक किसान था, उसके 5 बेटे थे और पांचों बेटे आपस में लड़ रहे थे। तो उसे ये बात का एहसास दिलाने के लिए कि वो पांचों रहेंगे तो हिम्मत रहेगी, यानी इकट्ठा रहेंगे तो कोई दरार नहीं आएगी, इसलिए किसान ने एक रूल अपनाया था कि जो एक जगह पर अलग अलग मतलब खुला हुआ लकड़ी रख दिए थे, एक जगह बहुत सारे लकड़ी को गांठ बांध दिए थे और सभी को बोला एक एक लकड़ी उठा करके तोड़ने के लिए। तो सभी ने तो एक एक लकड़ी तोड़ दिया था, लेकिन जो बंधा हुआ था, बहुत सारे जो लकड़ी थे वो बंधा हुआ था। जब वो लकड़ी को तोड़ने की बारी आई तो हर एक ने एक एक बार ट्राई किया, लेकिन नहीं टूटा। तो किसान का जो कहने का मतलब था कि आप लोग इकट्ठा रहेंगे तो आप लोग कभी भी मतलब दुश्मन लोग आप लोग पर वार नहीं कर सकते और नहीं आप लोगों के बीच दरार होगी। सेम वैसे ही ठोस में है, जब वो मतलब एक तो वो छोटे कण है और दोनों एकदम आसपास रहते हैं। जब वो आसपास रहते हैं तो वो स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन जब दूर दूर चल जाएंगे तो ठोस होगा ही नहीं, वो मजबूत होंगे ही नहीं, वो बिखर जाएंगे, वह द्रव या फिर गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है, मतलब इसका जो आंसर बताया गया है, ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कणों का आकार छोटा होता है। ऐसे अवयव जालक स्थान पर जगह घेरते हैं। ऐसे जो अवयव होते हैं वह जालक स्थान पर जगह घेरते हैं तथा ये अवयव जिसका आकार बड़ा होता है वे जालक विलयन बनाते हैं। जिसमें इसमें जो छोटे आकार का जो आकार होता है अवयवों का, वो जालक स्थान पर अपना जगह घेर लेते हैं। अब जहाँ पे एक ग्रुप होगा तो वो जगह बनाएंगे, लेकिन अलग अलग रहेंगे तो वो सिर्फ एक जगह का ही जगह मतलब जगह लेगा। लेकिन अगर बहुत सारे हैं इकट्ठा में है तो वो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर जगह लिया, लेकिन जो अकेला है वो सिर्फ 0.25 मीटर ही लेगा ना, या फिर उससे कम लेगा। तो वैसे ही जो छोटा आकार था वो जालक स्थान पर जगह घेर लेती है, लेकिन जो बड़ा वाला आकार का होता है वो जालक में विलयन बनाने लगती है। जैसे में टंगस्टन कार्बन संयोग कर जालक ठोस यानी WC बनाते हैं। जो टंगस्टन होते हैं वो W और कार्बन यानी C, ये जो संयोग कर जालक बनाता है वो टंगस्टन कार्बन बनाते हैं, मतलब W और C बनाते हैं। छोटे विलयन अवयव अंतराकाशीय रिक्त पर जगह बनाते हैं। जो छोटे विलयन होते हैं वो अंतराकाशीय, जहाँ पे जगह स्थान खाली होता है उस स्थान पे वो रिक्त पर जगह अपना बनाते हैं, उस जगह पर अपना स्थान बनाते हैं, उस जगह को घेर लेती है। लेकिन जो WC यानी टंगस्टन और कार्बन जो होते हैं, टंगस्टन कार्बन कठोर ठोस बनाते हैं, जो ठोस विलयन के उदाहरण हैं। ये जो टंगस्टन और कार्बन जो बनाते हैं विलयन, वो ठोस बनाते हैं, जो किसका उदाहरण है? ठोस विलयन का उदाहरण है। तो इस प्रकार के जो ठोस विलयन बनेंगे वो ठोस विलयन का उदाहरण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्णन करें कि अनादर्श विलयन राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो यह अनादर्श विलयन कहलाता है। जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर जब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता तो वो अनादर्श, यानी अनादर्श मतलब वो आदर्श नहीं है। आदर्श मतलब वो सबके बात सुनेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए 2 लड़का है और एक बदमाश है, मतलब फॉर एग्जाम्पल बताया जा रहा है आप लोग को, एक बदमाश है और एक शरीफ है। तो जो शरीफ होगा वो सबकी बात मुंडी हिला करके मानेगा, जो बदमाश होगा उसको लगेगा कि नहीं ये क्यों बोल रहे हैं मेरे को ऐसे करने के लिए, हम जैसे करेंगे ही नहीं, तो वो नहीं मानेगा। तो सेम ऐसे ही जो बदमाश था वो अनादर्श है और जो शरीफ है वो आदर्श है। तो आदर्श विलयन जो होते हैं वो हमेशा राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, लेकिन जो अनादर्श विलयन है वो कभी भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, वो उनके अगेंस्ट खड़ा होते हैं, उनका विरोध करते हैं कि नहीं हम ये नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो यह अनादर्श विलयन कहलाता है। इस प्रकार के विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा प्रयुक्त किया गया वाष्प दाब से या तो अधिक होता है या फिर कम होता है।
अनादर्श विलयन जब वो कहला जाता है जब उसका राउल्ट के नियम को पालन नहीं करता है। लेकिन जब वो विलयन वाष्प दाब राउल्ट नियम द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, जबरदस्ती उसे प्रयुक्त कराया जाता है, तब वाष्प दाब से या तो वो अधिक हो जाता है या फिर उससे कम हो जाता है। इसलिए अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, वो हमेशा उसका विरोध करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुके हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न शर्तों पर वन हाफ गुणांक क्या है? फर्स्ट में 1 के बराबर होता है, सेकेंड में 1 से बड़ा होता है, थर्ड में 1 से छोटा होता है। तो जो शर्त है वन हाफ गुणांक का वो 3 क्वेश्चन में पार्ट किया गया है, या तो वो बराबर होता है या बड़ा होता है या फिर छोटा होता है। ये हम लोग को इस शर्तों के अनुसार बताना है। तो आइए फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। i बराबर 1 यदि विलय विलयन में न हो तो वियोजित हो तथा न ही संयोजित हो। अगर i बराबर 1 है तो विलय और विलयन में न ही वियोजित हो सकता है और न ही संयोजित हो सकता है। लेकिन जो सेकेंड में बोला गया है 1 से बड़ा होता है, तो अगर वो 1 से बड़ा होगा तो विलय और विलयन में वियोजित होगा, मतलब दोनों एक दूसरे को मतलब दूर रहेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। जैसे में आकर्षण विकर्षण फॉर एग्जाम्पल होता है ना, जब चुंबक पास आते हैं तो चिपकने लगते हैं। और अगर चुंबक के बीच में अगर कोई ऐसा चीज़ रख दिया जाए जिसे विकर्षण हो सकता है, जैसे अगर 1 अगर बड़ा हो जाए i से, तो विलयन और विलय में जो होती है, जो दोनों में दूरी होती है, जो उसके अंदर जो खूबी होती है वो वियोजित हो जाती है। अगर थर्ड में है उससे छोटा हो जाए, तो अगर i उसे 1 से बड़ा हो जाए यानी 1 छोटा हो जाए तो विलय और विलयन में संयोजित हो जाए। तो ये वन हाफ के नियम के अनुसार 3 क्वेश्चन था और इनका 3 आंसर बता दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कारण है कि स्थिर क्वाथी विलयन संगठन परिवर्तन बिना ही अलग किया जा सकते हैं? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा क्या कारण है कि जो स्थिर क्वाथी विलयन है उसका संगठन परिवर्तन बिना ही अलग हो जा सकते हैं। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। द्रव मिश्रण में उपस्थित दोनों अवयव वाष्पित होकर समान संख्या में मोल अंश दर्शाते हैं। जो द्रव मिश्रण में उपस्थित जो दोनों अवयव होते हैं वो वाष्पित होकर, यानी वाष्पित मतलब जैसे कि पानी जब गर्म करते हैं तो वो मतलब धुआं टाइप पर उठता है ना, वो वाष्प होता है। या फिर जब वर्षा होती है तो उस समय जब कड़क धूप होती है तो वो जो पानी होती है वो वाष्प के थ्रू बादल में समाये चल मतलब उड़ जाते हैं और उस जमीन पर मतलब वो जमीन सूख जाता है। तो वैसे ही दोनों अवयव वाष्पित होकर समान संख्या में मोल अंश को दर्शाएंगे। जब इन्हें गर्म किया जाता है तब स्थिर क्वाथी विलयन संगठन परिवर्तन बिना ही अलग हो जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था क्या कारण है कि स्थिर क्वाथी विलयन संगठन परिवर्तन बिना ही अलग किया जा सकता है। तो कारण बस यही है कि जो द्रव मिश्रण में उपस्थित 2 अवयव होंगे वो वाष्पित हो जाएंगे समान संख्या में और मोल अंश को दर्शाने लगेंगे। जब समान संख्या में वो वाष्पित हो जाएंगे तो वो मोल अंश को दर्शाएंगे, अंश को दर्शा देंगे, तब इन्हें हम अगर गर्म करें तब ये स्थिर क्वाथी विलयन संगठन परिवर्तन बिना ही अलग हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुछ पदार्थों की घुलनशीलता ऊष्माक्षेपी है तथा कुछ के लिए यह ऊष्माशोषी है, क्यों? इस क्वेश्चन में पूछा गया कुछ जो पदार्थ होते हैं उसकी घुलनशीलता ऊष्माक्षेपी है, लेकिन जो कुछ पदार्थ है वो ऊष्माशोषी है, क्यों? तो आइए इनका जवाब देखते हैं। यदि विलयन में विलायक के मध्य आकर्षण बल अधिक है, यदि विलयन में विलायक में मध्य आकर्षण बल अधिक है, आकर्षण मतलब एक दूसरे के आसपास, विकर्षण मतलब एक दूसरे के विरुद्ध, तब ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब विलयन में विलायक के मध्य आकर्षण बल से अधिक होता है तब इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और घुलनशील प्रक्रम ऊष्मा शोषी होती है। जो घुलनशील प्रक्रम होती है वह ऊष्मा शोषी हो जाती है। लेकिन यदि विलायक के मध्य आकर्षण कम है, यदि विलायक के मध्य आकर्षण बल कम है
तब ये प्रक्रम ऊष्माशोषी होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कुछ पदार्थों की घुलनशीलता ऊष्माक्षेपी है। तो ऊष्माक्षेपी क्यों है? क्योंकि अगर विलायक के मध्य जो आकर्षण होते हैं वो कम हो जाती है, तब इसमें ऊष्माक्षेपी होती है। लेकिन इसी क्वेश्चन में दोबारा पूछा गया था कुछ के लिए यह ऊष्माशोषी है। क्यों? तो ऊष्माशोषी है क्योंकि विलयन में जो विलेय विलायक होते हैं वो मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, तब इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जब ये ऊष्मा उत्पन्न होती है घुलनशीलता प्रक्रम ऊष्माशोषी हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमेशा याद रखिए कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदल सकती है। हमेशा याद रखिए कि 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदल सकती है, लेकिन 1 मिनट में लिया गया निर्णय आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, इस लाइन के साथ हम लोग को आगे ध्यान रखते जाना है कि हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, या फिर हड़बड़ी में ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपके जीवन में कोई भी तकलीफ़ हो। तो इस लाइन का कहने का मतलब ये था कि हमेशा एक अच्छा और सच्चा मन से एक डिसीजन लीजिए कि मेरे को इस टाइम में पढ़ना ही है तो पढ़ना ही है, कोई इसमें आलस्य नहीं करना है। और ये जो हमारे ज़िंदगी में एक पड़ाव आता है 11th 12th 10th, ये सब हम लोग को एजुकेशनल, यानी हम लोग के अंदर जो बुरी आदत होती है वो शिक्षा के थ्रू निकलने का एक जरिया है। तो इसे हम लोग को वेस्ट नहीं करना है और टाइम को नहीं गंवाना है। एक बार रिवीजन किया हुआ कभी सफल नहीं हो सकता, लेकिन जो बार बार रिवीजन कर सकते हैं वही सफल हो सकता है। जैसे मैं बता दें, ज़िंदगी साइकिल चलाने जैसी होती है। ज़िंदगी साइकिल चलाने जैसी होती है। यदि आप उसको बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं तो उसे लगातार चलाना होगा। यदि आप उसे छोड़ दिए तो तुरंत गिर जाओगे। मतलब ज़िंदगी एक साइकिल, मान लीजिए कि आप एक साइकिल है, मतलब आपकी ज़िंदगी एक साइकिल है, और उसमें बैलेंस बनाने के लिए आप लोग को लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसका मतलब है कि आप लोग 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लोग के पास 1 साल का वक्त होता है, उससे भी कम होता है। तो आप लोग एक बार रिवीजन नहीं कर सकते, बार बार देखेंगे तभी आप लोग उन्हें सफल कर पाएंगे। एक बार देखेंगे और उसे छोड़ देंगे तो आप लोग तुरंत गिर जाओगे। सेम साइकिल की तरह जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो प्रेशर डबल हो जाएगा। 10 लोग अगर कुछ बाई चांस कुछ बुरा खबर आ जाए तो आप लोग पर रिश्तेदार कुछ ज़रूर बोलेंगे, नहीं पढ़ता था, ये वो फलाना चिलाना। तो ये सब में नहीं पढ़ना है। हम लोग को इस साल इस क्लास को तो निकालना ही है, और ये भी कि अच्छे मार्क्स से हम लोग को 90+ मार्क्स से निकालना है। तो अभी से ही रिवीजन और ये तैयारी दोनों करते जाना है। पढ़ाई करो रिवीजन करो, पढ़ाई करो रिवीजन करो, दोनों साथ में चलेंगे तो हम लोग को एग्ज़ाम टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नहीं कि 2 महीना बचा 1 महीना बचा तो रिवीजन करते जाओ, नहीं। पढ़ाई किए, आज फर्स्ट चैप्टर किए, अब उसका क्वेश्चन आंसर करके देख लेते हैं, फिर कल हम सेकेंड किए, लेकिन फर्स्ट का पहले रिवीजन करेंगे फिर सेकेंड में जाएंगे। ऐसे करते जाना है। एक शेड्यूल बनाइए कि हमें इतना टाइम में रिवीजन करना है, इतना टाइम में आगे बढ़ना है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हो चुके हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, प्रभावी आश्वन विधि जल को एथाइल अल्कोहल से अलग नहीं किया जा सकता है, क्यों? इस क्वेश्चन में पूछा गया जो प्रभावी आश्वन विधि है, जल को एथाइल अल्कोहल में अलग नहीं किया जा सकता है, क्यों? तो ये इनका जवाब देखते हैं। एथाइल अल्कोहल जो होते हैं वो होते हैं 95.4%, लेकिन जो जल होते हैं वो होते हैं 4.6%। स्थिर क्वाथी विलयन बनाते हैं। ये दोनों जब मिलते हैं तो स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं 351.1 के ताप पर। जब एथाइल अल्कोहल और जल मिलते हैं, एथाइल अल्कोहल है 95.4 और जो जल है वो है 4.6, यानी दोनों को मिलाकर 100%। और ये जब मिलते हैं तो स्थिर क्वाथी विलयन बनाते हैं, और जो जिस ताप पर ये बनाते हैं वो ताप होता है 351.1 के ताप पर ये विलयन बनाते हैं। अतः दोनों को अशक्ति किया जा सकता है, लेकिन अलग नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रभावी आश्वन विधि जल को एथाइल अल्कोहल से अलग नहीं किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि जो एथाइल अल्कोहल होते हैं वो 95.4% होते हैं, जल होते हैं जो 4.6% होते हैं, और जो दोनों मिलकर बनते हैं स्थिर क्वाथी विलयन बनाते हैं। और जिस हीट पर वो
स्थिरकाथिक विलयन बनाते हैं वह हीट होता है 351.1 के ताप पर। तो इससे जो बनेंगे तो इससे जो बनता है वो स्थिरकाथिक विलयन बनता है, लेकिन ये दोनों अलग नहीं हो सकते। अशक्ति हो सकते हैं लेकिन अलग नहीं हो सकते। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो हमने शॉर्ट में बता दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी ताप पर बेंजीन और टोल्यूइन मिश्रण का वाष्प दाब को mm में दर्शाया गया है जो निम्न प्रकार है। P बराबर 100 x प्लस 60 है, जहाँ x बेंजीन के लिए मोल अंश है। इस ताप पर शुद्ध अवयव के लिए वाष्प दाब ज्ञात करना है। तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है P बराबर 100 x है, P बराबर 100 x प्लस 60 और जहाँ पे x जो है वो बेंजीन के लिए मोल अंश है। तो मान लीजिए x का मान अगर 0 ले ले तब P बराबर हो जाएगा 60 mm, क्योंकि जब x बराबर 0 हो जाएगा तो इंटू में हो जाएगी 0। x का मान 0 बराबर 0 हो जाएंगे और जो प्लस में है वो 16 है तो माइनस हो जाएगा, मतलब सिर्फ 60 mm हो जाएगा। लेकिन अगर x का मान 1 ले ले तो हो जाएगा 100 प्लस 60, क्योंकि x का मान अगर 1 रख रहे हैं तो 1 हो जाएगा, 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100 ही होगा, 16 का 16 ही होगा, तब जाकर 160 mm बनेगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि अवयव के जो अवयव के वाष्प दाब है उनका मान ज्ञात करना है। तो वो जो मान आया है 160 mm आया है। 0 लेते तो 60 mm आता, लेकिन 1 लेंगे तो 160 आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विलयन की मोलर सांद्रता पर ताप पर क्या प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विलयन की मोलर सांद्रता पर तापमान पर क्या प्रभाव है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि विलयन की जो मोलर सांद्रता है उस पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है वो बताना है। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। तापमान बढ़ाने से मोलरता घटती है। जब हीट किया जाता है, तापमान बढ़ाया जाता है, तब मोलरता घटती है, क्योंकि तापमान के बढ़ने से विलयन का आयतन बढ़ जाता है। जब तापमान बढ़ता है तो विलयन का आयतन बढ़ जाता है, लेकिन मोल संख्या रहती है, लेकिन मोल संख्या वैसे ही रहती है, कोई उसमें बढ़ता या घटता नहीं है। इसलिए जो विलयन की मोलर सांद्रता पर तापमान पर प्रभाव जो पड़ता है वह है कि तापमान जब बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी और तापमान के बढ़ने से विलयन का आयतन भी बढ़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न जलीय विलयन में उसकी सांद्रता अधिक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मोलर विलयन और सेकेंड है 1 मोलर विलयन। तो आइए इनका जवाब देखते हैं कि जलीय विलयन में किसकी सांद्रता अधिक है। तो 1 मोलर विलयन में 1 मोलर विलयन की जो सांद्रता अधिक होती है, 1 मोलर विलयन से 1 मोलर विलयन की सांद्रता अधिक होती है। 1 मोलर यानी फर्स्ट वाला जो अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 1 मोलर 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल संख्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो 1 मोलर है, जो ये सेकेंड वाला है 1 मोलर, उसका जो मान होता है 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल संख्या होता है। लेकिन जब 1 मोलर बराबर होता है तो वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन विलयन में 1 मोल संख्या है। इतना आयतन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब विलायक से कम है। तो इसलिए जो होगी, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जलीय विलयन में किसकी सांद्रता अधिक है, तो जलीय विलयन में सबसे जो अधिक सांद्रता होगी वह होगी 1 मोलर की, क्योंकि इसमें जो आयतन होता है वह 1000 सेंटीमीटर क्यूब विलायक से कम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुषंग गुणधर्म क्या है, उदाहरण दे। तो आइए देखते हैं अनुषंग गुणधर्म क्या है और उनके कौन कौन से उदाहरण हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन अनुषंग गुणधर्म है। तो ध्यान से देखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएंगे और आपका सब्जेक्टिव भी। तो आइए देखते हैं। विलयन के वे गुण जो वाष्प दाब की अवनमन से संबंधित है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था अनुषंग गुणधर्म क्या है। तो फर्स्ट लाइन है कि विलयन के वे गुण जो वाष्प दाब की जो अवनमन है उससे संबंधित है। ये सभी गुण विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या
विलयन में उपस्थित कुल अणु की संख्या तथा विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, न कि विलय कणों की प्रकृति पर। इसमें जो गुण होती है विलयन में, वह कुल अणु की संख्या और विलय के कणों के अनुपात पर निर्भर करते हैं, विलय के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ऐसे गुणों को अनुषंग गुणधर्म कहते हैं। तो हम लोग तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि अनुषंग गुणधर्म क्या है। तो विलयन के वे गुण जो वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित है, ये सभी गुण विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या और विलय के कणों के अनुपात पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर। ऐसे जो गुण होते हैं वो अनुषंग गुणधर्म कहलाते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया उदाहरण दे। तो अनुषंग गुणधर्म चार, मतलब अनुषंग गुणधर्म जो होते हैं वो चार होते हैं। तो आइए देखते हैं अनुषंग गुणधर्म संख्या में चार है, तो कौन कौन से हैं। फर्स्ट में है वाष्प दाब का आपक्षेपिक अवनमन। सेकेंड है क्वथनांक का उन्नयन। थर्ड है हिमांक तथा अवनमन एवं लास्ट वाला जो है वो प्रसरण दाब है। ये चार आते हैं अनुषंग गुणधर्म के उदाहरण में, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं कि अनुषंग गुणधर्म क्या है। ऐसे विलयन के गुण जो वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित होते हैं। ऐसे विलयन में उपस्थित कुल कण, ऐसे विलयन में जो उपस्थित होते हैं कण, ऐसे विलयन में जो उपस्थित होते हैं कण, उनकी संख्या और जो उनमें विलय के कणों की जो संख्या होती है उनके अनुपात पर निर्भर करता है, न कि विलय के कणों की प्रकृति पर। ऐसे जो गुण होते हैं वो अनुषंग गुणधर्म कहलाते हैं। अनुषंग गुणधर्म जो होते हैं वो चार होते हैं। फर्स्ट होते हैं वाष्प दाब का आवक्षिक अवनमन। सेकेंड जो होते हैं क्वथनांक का उन्नयन। थर्ड होते हैं हिमांक का अवनमन। और जो फोर्थ होता है वो होता है प्रसरण दाब। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो चुके हैं, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या होता है जब रक्त कोशिकाओं को जल में रखा जाता है। क्या होता है जब रक्त कोशिकाओं को जल में रखा जाता है। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। बहुत शॉर्ट जवाब है इनका। प्रसरण के कारण जब अणु रक्त कोशिका के अंदर चले जाते हैं, परिणाम स्वरूप रक्त कोशिका का आकार बढ़ जाता है और फट जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब रक्त कोशिकाओं को जल में रखा जाता है तो क्या होता है। जब जल अणु होते हैं वो रक्त कोशिका के अंदर चले जाते हैं, और जो रक्त कोशिका के अंदर चले जाने के बाद जो रक्त कोशिका होती है उनका आकार बढ़ जाता है और फट जाते हैं। तो यही होता है कि जब रक्त कोशिका के अंदर जल चला जाता है तो आकार बढ़ जाता है और फट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, परिसारक दाब को परिभाषित करें। क्यों परिसारक दाब अपसामान्य हो सकता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिसारक दाब को परिभाषित करें, क्यों परिसारक दाब अपसमान हो सकता है। तो ये इनका जवाब देखते हैं। परिसारक दाब घोल पर आरोपित व अतिरिक्त दाब जो घोलक का घोल में प्रवेश को रोक देता है। जब घोल एवं घोलक का अर्धपाक झिल्ली में अलग किया जाता है तब यह प्रसरण दाब कहलाता है। तो परिसारक दाब वह है जब घोल पर आरोपित वह अतिरिक्त दाब जो घोलक का घोल में प्रवेश को रोक देता है। जो घोलक होते हैं वो घोल में प्रवेश जब करती है तो उसे रोक देता है। जब वो घोल एवं घोलक का जो अर्धपाक झिल्ली होती है वो अलग किया जाता है तब ये प्रसरण दाब कहलाती है। इसका फॉर्मूला है पाई बराबर C और T बराबर में हो जाएगा N/V, क्योंकि धन आकृति में 4 विकर्ण होते हैं RT, जहाँ पर C बराबर होता है मूलरता में सांद्रण, और V बराबर होता है विलयन का आयतन, R बराबर होता है एक स्थिरांक, और T बराबर होता है वो परम ताप यानी हीट होता है। आगे है प्रसरणी दाब विलयन में उपस्थित विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जो प्रसरणी दाब होते हैं विलयन में उपस्थित विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, चाहे यह जो कण होते हैं वो परमाणु तथा आयन क्यों न ले। इसके प्रायोगिक एवं सिद्धांतिक मान में भिन्नता आ जाती है। इसी कारण से प्रसरणी दाब अपसमान हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रसरणी दाब विलयन में जो उपस्थित होते हैं विलय के कणों की संख्या पर, विलय जो कण होती है उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं। चाहे वो कण अणु परमाणु या फिर आयन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन पर बस निर्भर होते हैं। इनके प्रायोगिक एवं सिद्धांतिक मान में भिन्नता आ जाती है। इसी कारण उसके जो प्रायोगिक एवं सिद्धांतिक मान होते हैं उसमें भिन्नता आ जाती है। इसी
कारण से जो प्रश्न दाब होता है वह अपसमान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था परिचारक, सॉरी यहाँ पे परिचारणी होता, मतलब प्रसारण होता, लेकिन गलती से परिचारक हो गया है। तो प्रसारण दाब को परिभाषित करना था और ये प्रसारण दाब अपसमान क्यों होता है वो हो चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्यों में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है। जब ताप बढ़ाया जाता है जो गैस की द्रव होती है उसमें विलेयता में हमेशा कमी आ जाती है, वो ऐसा क्यों होता है। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। विलयन की घुलनशीलता ताप के बढ़ने पर घटती है। जो विलयन की घुलनशीलता होती है ताप के बढ़ जाने पर वो घटने लगती है क्योंकि गैस बाहर आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैस होते हैं वह बाहर निकलने लगती है। गैसों की घुलनशीलता में के लिए सिंथैलेपी मान ऊष्मा अवशोषित प्रक्रम है। गैसों की घुलनशीलता के लिए जो सिंथैलेपी मान होते हैं वह ऊष्मा अवशोषित प्रक्रम है। गैस प्लस विलेय दोनों को जब हीट किया जाता है तो विलयन प्लस ऊष्मा बनता है। और ली चैटेलियर सिद्धांत के अनुसार ताप बढ़ाने पर प्रक्रम विपरीत दिशा में है। मतलब जब ताप बढ़ाया जाता है वो जो प्रक्रम होता है वो विपरीत दिशा में बढ़ने लगती है, अर्थात गैसों की घुलनशीलता घटती है। हालांकि कुछ अपवाद भी है। इसलिए ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्यों में विलेयता में हमेशा कमी आने लगती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हेनरी के नियम का नियतांक में महत्व क्या है वो बताइए। तो आइए इनका जवाब देखते हैं कि हेनरी का जो नियम है वो नियतांक में महत्व क्यों है। किसी गैस के हेनरी के नियम का नियतांक, किसी गैस के हेनरी का जो नियम होते हैं उनके नियतांक होता है केच का जो मान होता है जितना ही अधिक होता है उतनी विलेयता उतनी ही कम हो जाती है। जो हेनरी के जो नियम होते हैं उसका जो नियतांक का मान होता है वो जितना अधिक होता है उसकी विलेयता उतनी ही कम होती है। जैसे ही ताप बढ़ता है गैस की विलेयता घटने लगती है। इसलिए हेनरी के नियम का जो नियतांक होगा, जो महत्व नियतांक है वो होता है ताप बढ़ने से गैस की विलेयता घटने लगती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक घोल के लिए राउल्ट के नियम को लिखें। एक घोल के लिए जो राउल्ट का नियम है वो हम लोग को लिखना है। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी दिए गए ताप पर किसी अवाष्पशील राउल्ट के नियम के अनुसार किसी दिए गए ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल के गुणनफल के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन में एक घोल के लिए राउल्ट के नियम को लिखना था। तो राउल्ट के नियम के अनुसार ये कहा गया है कि जो दिए गए ताप होते हैं किसी अवाष्पशील यानी जो ऐसा वाष्प जो नहीं, मतलब ऐसा विलय जो वाष्पशील नहीं होता है, तो अवाष्पशील विलय वाले जो विलयन होते हैं उसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके जो मोल अंश होते हैं उसके गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए जो राउल्ट का नियम है एक घोल के लिए जो राउल्ट का नियम है वह है कि ताप के दिए गए ताप होते हैं वह अवाष्पशील विलय वाले विलयन के वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और मूल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है पतले विलयन का कोलिगेटिव गुण क्या है। विभिन्न प्रकार के कोलिगेटिव गुणों की चर्चा करें। तो आइए देखते हैं पतले विलयन का जो कोलिगेटिव गुण होते हैं वो क्या है। तो जो पतले विलयन का वह गुण जिसमें अउड़नशील यानी नहीं उड़ सकते अउड़नशील विलय रहता है। जो पतले विलयन होते हैं उसका ऐसा गुण होता है जिसमें अउड़नशील विलय होते हैं जो केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ये जो अउड़नशील विलय होते हैं वे विलय के कणों की संख्या पर निर्भर रहते हैं। जितना अपने गुणों से पृथक वाले विलयन में उपस्थित होता है इसे ही पतले विलयन का कोलिगेटिव गुण कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया कि पतले विलयन का कोलिगेटिव गुण क्या है। तो पतले विलयन का वह गुण जिसमें अउड़नशील विलय रहता है जो केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। जितना अपने गुण से पृथक वाले विलयन में उपस्थित होता है उसे ही जितना जो ये गुण होते हैं वो पृथक वाले विलयन में उपस्थित होते हैं उसे ही हम लोग पतले विलयन का कोलिगेटिव गुण कहते हैं। और इसमें पूछा गया कि विभिन्न प्रकार के कोलिगेटिव गुण की चर्चा करें।
तो इसमें विभिन्न प्रकार के फर्स्ट है विलयन का वायु दाब अवदमन, विलयन के वायु दाब अवदमन। सेकेंड है विलयन के क्वथनांक का उन्नयन। थर्ड है विलयन के हिमांक का अवनमन। और फोर्थ है विलयन का परिसारक दाब यानी प्राशरण दाब। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख चुके हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 है मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। तो आइए इनके जवाब देखते हैं। मोल प्रभाज विलयन के एक अवयव के मोल एवं कुल मोलों के सरल अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। जो विलयन के एक अवयव होते हैं उसका जो मोल एवं जो कुल मोल आता है वो सरल अनुपात को हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं। इसका जो फार्मूला है XA बराबर NA बाई NA प्लस NB और सेकेंड फार्मूला है XB बराबर NB बाई NA प्लस NB। ये है मोल प्रभाज का सूत्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है राउल्ट के नियम को लिखे। तो इस क्वेश्चन में राउल्ट के नियम को लिखना है। तो आइए देखते हैं। किसी विलयन के उसके अवयवों का आंशिक जो आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है। जो विलयन होते हैं उसके जो अवयवों का जो आंशिक वो वाष्प दाब होता है वो मोल प्रभाज का सीधा समानुपाती होते हैं यानी समान होते हैं। या फिर दूसरा ऐसे तरीके से बोल सकते हैं कि विलयन के अवयवों का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के बराबर होता है, जिसका फार्मूला है PA बराबर P नॉट A इंटू XA और सेकेंड में है PB बराबर P नॉट B इंटू XB। ये इनका फार्मूला है। और इसमें जो नियम बोला गया है वो है विलयन के अवयवों का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के बराबर होता है। तो मोल प्रभाज है XA हो गया और जो वाष्प दाब होते हैं आंशिक दाब होते हैं PA हो गया। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा मोल प्रभाज का जो फार्मूला होता है XA होता है X बराबर, और इस क्वेश्चन में भी दिया गया, इस फार्मूला में भी दिया गया XA और XB। तो ये मोल प्रभाज है, बाकी जो है वो है आंशिक दाब यानी राउल्ट के नियम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है अर्धप्रागमय झिल्ली क्या है। थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन ने देखा था उसमें हम लोग का अर्धप्रागमय झिल्ली शब्द आया था। तो अब पता करना है कि अर्धप्रागमय झिल्ली होता क्या है। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। अर्धप्रागमय झिल्ली वैसी झिल्ली को कहा जाता है जिसमें होकर सिर्फ विलायक के अणु ही पार कर सकते हो, विलेय के नहीं। अर्धप्रागमय झिल्ली वे होते हैं यानी आधा पार, मतलब आधा ही पार हो सकते हैं, वैसा झिल्ली जिसमें होकर सिर्फ विलायक के अणु ही पार कर सकते हैं, विलेय के अणु नहीं, उसे हम लोग अर्धप्रागमय झिल्ली कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है परिसारक दाब यानी प्राशरण दाब क्या है या फिर परिसारक दाब क्या है। यदि किसी घोल को यहाँ पे यदि किसी घोल को घोलक के एक अर्धप्रागमय झिल्ली द्वारा, अर्धप्रागमय झिल्ली मतलब सिर्फ विलायक के अणु ही पार कर सकते हैं, विलेय के अणु नहीं। तो यदि किसी घोल के एक अर्धप्रागमय झिल्ली द्वारा अलग रखा जाए तो घोल को घोलक में जाने से रोकने के लिए लगाया गया जो दाब होता है वह जो दाब लगाया जाता है उस घोलक का परिसारक दाब कहलाता है। यानी जो किसी घोल का जो घोलक एक प्रागमय झिल्ली द्वारा अलग रखा जाए तो जो घोल को घोलक में जाने के लिए रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे हम लोग परिसारक दाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आइसोटोनिक घोल क्या है। तो ये इनका जवाब देखते हैं। वैसे घोल जिसका परिसारक दाब समान हो उसे हम लोग आइसोटोनिक घोल कहते हैं, वैसा घोल जिसका परिसारक दाब समान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरटोनिक घोल क्या है। यहाँ पे आइसोटोनिक है, यहाँ पे हाइपरटोनिक है। तो हाइपरटोनिक वह है अगर किसी घोल का परिसारण दाब दूसरे घोल की अपेक्षा अधिक हो, यानी जो घोल होती है जो किसी और का घोल हो और दो घोल हो, एक मतलब एक नॉर्मल मतलब एक अपना एक किसी और का, तो जो मेरा है वो किसी और के घोल से ज़्यादा अधिक हो, उसकी घोल की अपेक्षा अधिक हो, ऐसे घोल को हाइपरटोनिक घोल कहते हैं। तो अगर किसी घोल का प्रसरण दाब दूसरे के घोल की अपेक्षा अधिक होता है उसे हम लोग हाइपरटोनिक कहते हैं। लेकिन जो आइसोटोनिक होता है वो प्रसरण दाब के समान होता है, उसे हम लोग आइसोटोनिक कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है समपराशिक घोल का एक उदाहरण दीजिए। तो एक उदाहरण पूछ रहा है। तो 5% यूरिया एवं 15%
प्रतिशत ग्लूकोज का जो जलीय घोल होगा वो होगा समपरासी, यानी समान जो परिश्रण होगा घोल में, वो एक उदाहरण होगा यूरिया और ग्लूकोज का। लेकिन यूरिया लेंगे 5% और जो ग्लूकोज होगा वो होगा 15%। तो एक एग्जाम्पल हो चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, अल्कोहल एवं जल के एक विलयन में आणविक अन्योन्य क्रिया की क्या भूमिकाएं हैं। अल्कोहल एवं जल में जो एक विलयन है वो आणविक अन्योन्य क्रिया की क्या भूमिका है वो बताना है। तो इथाइल अल्कोहल और जल का जो मिश्रण होता है वो अनादर्श विलयन बनाते हैं। अनादर्श विलयन मतलब जो राउल्ट के नियम को पालन नहीं करता है। यह विलयन ऋणात्मक विलयन दर्शाता है। ऋणात्मक मतलब माइनस। ये जो विलयन होते हैं वह माइनस विलयन दर्शाता है। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन राउल्ट के नियम से जो ऋणात्मक विचलन की स्थिति में विलय विलय अणुओं का जो विलायक विलायक अणुओं के बीच आंतराण्विक आकर्षण बल विलय विलायक अणुओं के आकर्षण बल की तुलना में कम होता है। परिमाण स्वरूप वाष्प दाब कम हो जाता है। इथाइल अल्कोहल के अणु हाइड्रोजन बंध से बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि अल्कोहल एवं जल के एक विलयन में आणविक अन्योन्य क्रिया की क्या भूमिका है वो पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में जो बताया गया है कि एथाइल जो अल्कोहल है वो जल का जो एथाइल और जो जल का मिश्रण होता है वो अनादर्श विलयन बनाते हैं। अनादर्श विलयन मतलब राउल्ट के नियम का जो पालन नहीं करता है। यह विलयन जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, यानी माइनस होते हैं और ये राउल्ट के नियम से जो ऋणात्मक विचलन की स्थिति होती है वो विलय विलय अणुओं व विलय विलायक अणुओं के बीच आंतराण्विक आकर्षण यानी विकर्षण करता है। विलय विलय जब आपस में आते हैं तो वो विकर्षण करने लगता है। लेकिन वहीं पर अगर विलय और विलायक अणु को लाया जाता है वो दोनों में आकर्षण बनाते हैं और इन दोनों की जो तुलना होती है वो कम हो जाती है। परिमाण स्वरूप जो वाष्प दाब कम हो जाता है वह इथाइल अल्कोहल के अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। एक रिएक्शन एक संरचना दिए हुआ है जो कि यहाँ पर दिख रहा है। जब इथाइल अल्कोहल में जल मिलाया जाता है, जब इथाइल अल्कोहल में H2O को डाला जाता है तब जल व इथाइल अल्कोहल के मध्य जो नए हाइड्रोजन अणु बनते हैं ऐसे विलयनों का एंथैल्पी मान बढ़ जाता है। जब इथाइल अल्कोहल के बीच जब जल डाला जाता है तब जल व इथाइल अल्कोहल के बीच में एक बंध बनता है वो हाइड्रोजन बंध। ऐसे विलयनों का जो एंथैल्पी होता है वह बढ़ जाता है, अर्थात यह प्रक्रम ऊष्मा शोषक है। ये जो प्रक्रम होता है वो ऊष्मा शोषक है तथा आयतन का मान बढ़ जाता है। अतः डेल्टा H ग्रेटर देन O मिश्रण है और डेल्टा V ग्रेटर देन O यह भी मिश्रण है। ये दोनों को गर्म करने पर विलयन की घुलनशीलता बढ़ती है। जब इस दोनों को गर्म किया जाता है तो जो विलयन की घुलनशीलता होती है वो बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि से अल्कोहल एवं जल के एक विलयन में आणविक अन्योन्य क्रिया की क्या भूमिकाएं है वो हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, उन कारकों का उल्लेख करें जिन पर ठोस द्वारा गैस का अधिशोषण निर्भर करता है। उन कारकों का उल्लेख करने के लिए बोला गया जिन पर ठोस जो ठोस होते हैं उनके द्वारा गैस का अधिशोषण निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं। ठोस द्वारा गैसों का अधिशोषण निम्न बातों पर किया जाता है। जो ठोस होते हैं उन पर गैस पर अधिशोषण कैसे होता है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है गैस की प्राकृतिक, सेकेंड है ठोस की प्राकृतिक, थर्ड है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फोर्थ है गैस का दाब, 5 है तापमान और 6 है अधिशोषण की सक्रियता। इन बातों पर निर्भर करता है। तो ये इन्हीं बातों पर निर्भर करेगा। ये 6 बातें हैं जिन पर ये निर्भर करेगा कि ये ठोस गैस का अधिशोषण निर्भर मतलब ठोस द्वारा गैसों का अधिशोषण निर्भर होगा या नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या होता है जब कोलाइडी विलयन का अपोहन किया जाता है। क्या होता है जब कोलाइडी विलयन का अपोहन किया जाता है। तो कोलाइडी विलयन का अस्थायी तत्व उसमें उपस्थित वैद्युत अपघट्ट पर निर्भर करता है। जो कोलाइडी विलयन होते हैं उसका अस्थायी तत्व उसके वैद्युत अपघट्ट पर निर्भर करता है। अपोहन से इसे हटा लिया जाता है। जब ये वैद्युत अपघट्ट पर निर्भर करता है तो इस कोलाइडी विलयन को अपोहन से हटा लिया जाता है। परिणाम स्वरूप कोलाइडी विलयन अस्थायी हो जाता है। जब अपोहन से इसे हटा लिया जाता है तो वो अस्थायी हो जाता है और स्कंदन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था क्या होता है जब कोलाइडी विलयन का अपोहन किया जाता है। तो जब ये अपोहन किया जाता है तो वो स्कंदन में परिवर्तित हो जाता है। इसे अपोहन से हटा लेने के बाद ये कोलाइडी विलयन अस्थायी हो जाता है और स्कंदन में परिवर्तित हो जाता है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है द्रवरागी विलयन से अधिक अस्थायी क्यों होते हैं? जो द्रव रागी होते हैं वो द्रव विरागी विलयन से अधिक क्यों अस्थायी होते हैं, ज़्यादा स्थिर क्यों होते हैं? तो आइए इनका जवाब देखते हैं। द्रव रागी विलयन उच्च जल योजन दर्शाते हैं। जो द्रव रागी विलयन होते हैं वह उच्च जल योजन दर्शाते हैं और इनके विलायक आकर्षक अधिक होता है। इनके जो विलायक होते हैं वह विलायक आकर्षण अधिक होता है, जबकि जो द्रव्यरागी विलयन होते हैं उसमें परिक्षेपण मध्य में प्रतिकर्षण होता है, मतलब एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं, मतलब एक दोनों साथ में नहीं रहना चाहते, इसलिए इसका जो अस्थायी होता है वो कम होता है। तो इसलिए जो द्रव्यरागी विलयन होते हैं वो द्रव रागी विलयन होते हैं वो द्रव विरागी विलयन से अधिक अस्थायी होता है, क्योंकि जब द्रव रागी विलयन में विलयन होते हैं वो अधिक आकर्षण होते हैं, लेकिन जो द्रव विरागी विलयन होते हैं उसमें प्रतिकर्षण अधिक होता है, जिसके कारण उसका अस्थायी कम हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है जल में तेल और तेल में जल प्रकार के इमल्शन के इमल्शन में क्यों अंतर है? तो इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। इमल्शन में थोड़ी सी मात्रा तेल में घुलनशील रंजक डाला जाता है। जल में थोड़ी सी मात्रा में, जो इमल्शन होते हैं उसमें थोड़ी सी मात्रा में तेल के घुलनशील रंजक को डाला जाता है। यदि इमल्शन में जल है तब यह गहरा रंग उत्पन्न करेगा। यदि इमल्शन में तेल है तब ये गहरा रंग उत्पन्न करेगा, अर्थात विलयन का रंग ऐसा ही रहता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जल में तेल और तेल में जल प्रकार के इमल्शन में क्यों अंतर है? क्योंकि जब इमल्शन में तेल होता है तब ये गहरा रंग प्रतीत करता है, लेकिन अगर इसमें तेल ना हो, जल हो, तो वो बेरंगी विलयन रंग ऐसा ही दिखेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये गहरा रंग नहीं दिखेगा, वो भद्दा टाइप पर दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आर्सेनियस सल्फाइड के 100 ml विलयन को स्कंदित। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्सेनियस सल्फाइड के जो 100 ml विलयन को स्कंदित करने के लिए जो 1 ml NaCl मिलाया जाता है वह NaCl का स्कंदन मान क्या होगा? जो 1 NaCl मिलाया जाता है वो NaCl का जो स्कंदन मान होगा वह क्या होगा? तो ये देखते हैं। 1 NaCl के 5 ml विलयन में आर्सेनियस सल्फाइड के 100 ml विलयन को स्कंदित करने के लिए 1/100 × 5 होगा, तब ये जाकर 5 मिलीमोल होगा। अतः AS2S3 यानी आर्सेनियस के 100 ml विलयन की जो आवश्यकता है वह 5 मिलीमोल यानी NaCl है। तो चूंकि 1 लीटर विलयन की जो आवश्यकता होगी वह होगी 50 मिलीमोल NaCl, लेकिन इसलिए NaCl की जो स्कंदन मान होगी वह होगी 50। तो इसका जवाब हो चुका है, NaCl का जो स्कंदन मान होगा वह होगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है 0.25 ग्राम स्टार्च 100 ml स्वर्ण को कोलाइडी विलयन में स्कंदन को पूर्ण रूप से रोकता है। 10% व 1 मिली NaCl के विलयन को डालने से पहले स्टार्च की स्वर्ण संख्याएं बताइए। तो 1 ml, ये जो 1 ml है वह 100% NaCl बराबर होगा 0.25 जो होगी वो ग्राम में है। अब इसे हम लोग मिलीग्राम में करना है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये जो पॉइंट को हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, तब यहाँ पे आकर 250 हो जाएगा, 250 होगा। अतः स्टार्च की जो आवश्यकता होती है वह 25 ग्राम होती है, 25 mg होती है, मतलब मिलीग्राम होती है। तो परिभाषित अनुसार जो स्वर्ण होगी संख्याएं होगी वह होगी 25। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है स्कंदन से आप क्या समझते हैं? तो दूसरे इससे पहले का जो क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन उसमें स्कंदन शब्द यूज किया गया था। तो ये देखते हैं स्कंदन से क्या समझते हैं। मिलीमोल में वैद्युत अपघट्य का वह न्यूनतम मान, मिलीमोल में विद्युत जो अपघट्य होता है उसका वह न्यूनतम मतलब वह सबसे छोटा मान जो 1 लीटर कोलाइडी सॉल का स्कंदन करता है, जो 1 लीटर कोलाइडी सॉल होता है उसका स्कंदन करता है, वह मान वैद्युत अपघट्य का स्कंदन मान कहलाता है।
तो इस क्वेश्चन का भी जवाब हो चुका है। इसमें मिलीमोल में जो वैद्युत अपघट्ट होता है उसका न्यूनतम मान 1 लीटर कोलाइडोसॉल का स्कंदन करता है। अब वह जो मान होता है वह वैद्युत अपघट्ट का स्कंदन मान कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें लिए किस प्रकार इनसे लिए किस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस प्रकार के कोलाइडोसॉल बनते हैं। इनमें से किस प्रकार के कोलाइडोसॉल बनते हैं। फर्स्ट है सल्फर वाष्प को ठंडे जल में गुजारने पर, सेकेंड में है अंडे की जर्दी पानी में मिलाने पर, और थर्ड है साबुन विलयन में। तो फर्स्ट वाला जो होगा सल्फर वाष्प को ठंडे जल से गुजारने पर यह जो कोलाइडोसॉल बनेगा वह होगा बहुआण्विक, और जो सेकेंड है अंडे की जर्दी पानी में मिलाने पर तब ये बृहद आणविक बनेगा। जब अंडे की जर्दी में पानी मिलाया जाता है तब ये बृहद आणविक बनेगा, ये कोलाइडोसॉल। और जो थर्ड है साबुन विलयन, ये बनेगा संकलित। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है। किसी विलयन की जो चालकता होती है वह चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है वो बताना है। तो आइए देखते हैं इनका जवाब। किसी विलयन की जो चालकता सान्द्रता कम होने पर घटती है। किसी विलयन की जो चालकता होती है वह सान्द्रता कम होने पर घटने लगती है, क्योंकि आयनों की जो संख्या होती है प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन से कम होती है, इसलिए किसी विलयन की जो चालकता होती है तनुता के साथ घटने लगती है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, सामान्यता से आप क्या समझते हैं। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। 1 लीटर विलयन में विलेय के घुले हुए ग्राम, 1 लीटर जो विलयन में विलेय होते हैं उनके घुले हुए जो ग्राम तुल्यांकीय भार की संख्या को विलयन की साम्यता कहा जाता है। एक लीटर जो विलयन होते हैं उसमें जो विलेय होते हैं वो घुले हुए ग्राम तुल्यांकीय भार की समान संख्या को विलयन के सामान्यता कहलाता है, मतलब सामान्यता कहा जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होगा सामान्यता बराबर होगा विलेय का ग्राम तुल्यांकीय भार में बाय विलयन का आयतन लीटर में होगा। तो ये भी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। ये सेशन आप सबको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि ये सेशन आप सबको कैसा लगा। मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।